अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बारे में। जैसे ही आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ये सैंपलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई स्टडी करनी है और स्टडी के अंदर उसने 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, मतलब 10 आइटम्स का एक सैंपल होगा। तो मान लो वो एक स्कूल में जाता है और स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, इन 100 स्टूडेंट्स को नंबर दे देगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 11 करते करते सभी को उसने नंबर दे दिए 100 तक। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, उसने एक सिस्टम बनाया, सभी को अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट उसने नंबर के अकॉर्डिंग किया। हो सकता था कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता था। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने उनको नंबर्स दे दिए। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, मान लो अब सेकंड स्टेप में से स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को सेलेक्ट करेगा। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से रैंडम सिलेक्शन करेगा। रैंडमली किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करेगा। मान लो नंबर आ गया 4। क्या नंबर आ गया? 4। अब नंबर 4 के बिहाफ पर बाकी की सीरीज भी तो रखी हुई है। नंबर 4 के बिहाफ पर वो क्या करेगा, नंबर 14, 24, 34, 44 एंड सो ऑन करते करते 94। मतलब नंबर 4 उसने कहां से सिलेक्ट किया? स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से। स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स में से उसने रैंडम सिलेक्शन किया, बच्चा आया नंबर 4 वाला। नंबर 4 के बेस पर नंबर 14, 24, 34, 44, 54, 64 एंड सो ऑन 94। तो यहां पर उसने अल्टीमेटली क्या किया, 10 आइटम्स को बोले तो 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। वो 10 स्टूडेंट्स इसके सैंपल में आ गई। मतलब सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो भी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से अरेंज करते हैं। स्टार्टिंग की कुछ आइटम्स में से एक रैंडम सिलेक्शन होता है। रैंडम सिलेक्शन के बाद जो आइटम आती है उसी के बिहाफ पर बाकी की आइटम्स भी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ये टेक्निक आप सबने देख ही लिया होगा कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सीरीज बनाई, देन उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया एक आइटम का, देन उसके बिहाफ पर मैंने बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट की और डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, सैंपल बन गया। तो आइटम्स को सिलेक्ट करना, सैंपल को क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। सेकेंड जो बेनिफिट है, यहां पर बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल से ही मिलेगी। पक्षपात हो ही नहीं सकता और होगा भी तो बहुत कम, क्योंकि आपने पहली आइटम ही आंख बंद करके सिलेक्ट की है और जिसके बिहाफ पर बाकी आइटम सिलेक्ट की गई हैं, तो संभावना जो पक्षपात की है वो ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग के क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने पहली आइटम सेलेक्ट की थी वो कहां से की थी, सिर्फ स्टार्टिंग की 10 आइटम्स में से, जबकि मैंने 11 से लेकर 100 तक की आइटम्स को तो इग्नोर कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पहली आइटम मैंने रैंडमली सेलेक्ट की और बाकी की आइटम्स को ही उसी के बिहाफ पर ही सेलेक्ट कर दिया। तो रैंडमली सिलेक्शन होने की वजह से, पहली आइटम के ही रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से बाकी आइटम्स के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने 4 को सेलेक्ट किया तो क्या लगता है 15 को, 25 को, 32 को, 67 को, 82 के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं? नहीं। रैंडम सिलेक्शन होने की वजह से सारी आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर सारी आइटम्स सेम हैं और अगर हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग को अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सारी आइटम सेम होने के केस में सिस्टमेटिक सैंपलिंग को कहने का मतलब है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के भी पॉइंट। अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। जैसे कि आपको इसके नेम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी सैंपलिंग है जो सुविधा के अनुसार की जाती है। मतलब इस टेक्निक में रिसर्च करने वाले पर्सन्स को इस बात की छूट दे दी जाती है कि भाई आपको रिसर्च करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने जो सैंपल इकट्ठे करने हैं वो आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग इकट्ठे कर सकते हो।
मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बोल दिया कि भाई तुम सैंपल इकट्ठा कर लेना, पर सैंपल इकट्ठे कैसे करने हैं वो तुम देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं। तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज में गए, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, टीचर्स के नेम्स को ही देखकर टीचर्स का सिलेक्शन किया, देन टीचर से मिलने के लिए गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने कैसे काम किया, अपनी सुविधा के हिसाब से। एक पेपर देखकर जिसमें टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, उसी में से टीचर्स को सिलेक्ट किया, फिर टीचर से मिलने के लिए गए। या ऐसा भी हो सकता था, मान लो किसी कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चों का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहां से बच्चों के नेम देखे, बच्चों का सिलेक्शन रजिस्टर में से ही किया, देन बच्चों से मिलने के लिए गए, कुछ डेटा कलेक्ट किया। मतलब इस टेक्निक के अंदर हम जो सैंपल का डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। तो इस टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हम इस मेथड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर खर्चा ज्यादा नहीं आता। इस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, पीछे वाले मेथड्स साइंटिफिक थे पर इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। फिर इस टेक्निक के ऊपर आप विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग डेटा इकट्ठा करने वाले हैं वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से काम करते हैं, सैंपल का डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप उनकी बातों के ऊपर, उनके डेटा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए नॉट रिलायबल। फिर इस मेथड के अंदर हमें रिसर्च करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिसर्च करने वाले अपनी टीम के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।